Hi guys, my name is Chansegar Barola and I am a chartered accountant. And these are sessions of Information System Audit, which is a post-qualification course of chartered accountants. And the intent is of this lecture sessions are to make the course material easy, understandable, lucid, so that CA can pass this post-qualification course called Information System Audit. So my number is 9899123008 and you can contact me in this particular number. सो हम थे नेटवर्क डिज़ाइन मेंटेनेंस में, और जहाँ हम पढ़े थे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में पहला हमने 1 टायर 2 टायर और 3 टायर कंप्लीट कर दिया था। 1 टायर में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता था कि एनालॉजी लें तो मेन फ्रेम होता था और बाकी डम टर्मिनल होता था। तो सारी प्रोसेसिंग मेन फ्रेम के एंड में होती थी और डम टर्मिनल से की स्ट्रोक्स जाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा इवोल्यूशन आया, जो स्मार्ट क्लाइंट आया। स्मार्ट क्लाइंट थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट था, उसमें थोड़ी लिटिल प्रोसेसिंग हो सकती थी। और उसके बाद फाइनली आया हमारा इंटेलिजेंट क्लाइंट। तो इंटेलिजेंट क्लाइंट आते ही 2 टायर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर हो गया। उसमें क्लाइंट एप्लीकेशन थी और डेटाबेस था। तो सबसे पहले आए आपके जो फैट क्लाइंट्स। तो फैट क्लाइंट्स मैं क्लाइंट फैट था, उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर्स थी और वो बेसिकली फाइल सर्वर्स, जो सर्वर था वो फाइल सर्वर हुआ करते थे। वहाँ पर फाइल्स रखी जाती थी और वही फाइल्स फैट क्लाइंट में आती थी और वो उसको यूज़ करते थे और प्रोसेसिंग वहाँ पर होती थी। तो धीरे धीरे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, नीड्स बढ़ती गई, क्लाइंट और फैटर होता चला गया, तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ आपका SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या डेटाबेस इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब डेटाबेस इंट्रोड्यूस हो रहा था उस समय फैट सर्वर आ गया था। फैट सर्वर फैट था, मोस्टली प्रोसेसिंग वहाँ पर होती थी। और फैट सर्वर इसलिए आया था कि क्लाइंट एंड में प्रोसेसिंग बहुत होने लग गई थी फ्लैट क्लाइंट में। तो फैट सर्वर में एक प्रॉब्लम आई कि फैट सर्वर में अगर हम एप्लीकेशन चेंज करते थे तो अगर 100-150 यूज़र्स जुड़े हुए हैं, यानी क्लाइंट जुड़े हुए हैं, तो प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि सबकी एप्लीकेशन चेंज करनी पड़ती थी। तो फिर हम पहुँचे 3 टायर आर्किटेक्चर में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो 3 टायर एप्लीकेशन सिस्टम में DBMS के साथ ये स्टार्ट हुआ। ये फाइल सर्वर के साथ नहीं हुआ बल्कि DBMS के साथ हुआ। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 2 टायर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी फाइल आर्किटेक्चर को ज़्यादा सपोर्ट करती है, और 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है डेटाबेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 3 लेयर्स बन गई। एक थी प्रेजेंटेशन लेयर, और दूसरी थी बिजनेस लेयर, और तीसरी थी डेटा लेयर। डेटा लेयर में डेटा होता था, बिजनेस लेयर में आपका सारी प्रोसेसिंग बिजनेस लेयर में होती थी, और प्रेजेंटेशन लेयर जो होती थी वो इंटरफेस होता था। तो छोटा सा एग्जांपल हमने पढ़ा था जिसमें कि कोई भी आदमी अगर ईमेल एक्सेस करना चाहता है, अगर गूगल एक्सेस करना चाहता है, तो वो अपने टाइप करेगा ईमेल, फॉर एग्जांपल gmail.com वगैरह टाइप करेगा तो वो प्रॉक्सी सर्वर में जाएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होगा, उसे वहाँ पर उसे अपना जो लॉगिन और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उसके बीच में एक फायरवॉल लगेगी। प्रॉक्सी सर्वर वेब सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, उन दोनों के बीच में फायरवॉल होगी, और वेब सर्वर केवल प्रॉक्सी सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद वेब सर्वर स्पेशलाइज्ड होगा, उसकी अपनी एप्लीकेशंस होगी, उसके अपने इंटरफेस होंगे। वेब सर्वर जो होगा एप्लीकेशन सर्वर को देगा, एप्लीकेशन सर्वर उसकी प्रोसेसिंग करेगा और डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। तो डेटाबेस सर्वर से केवल एप्लीकेशन सर्वर का बात कर सकता है। तो डेटाबेस हमारा सुरक्षित रहेगा, और डेटाबेस सर्वर एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर से पूछेगा कि आपका पासवर्ड और लॉगिन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। आंसर वहाँ से येस और नो में आएगा। पासवर्ड और डेटाबेस सर्वर जो है पासवर्ड वगैरह नहीं भेजेगा, अपने पास ही रखेगा। तो इस तरीके से सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई थी, और डेटाबेस सर्वर को आप एप्लीकेशन सर्वर्स से ही एक्सेस कर सकते थे, बाकी और कोई एक्सेस करना कोशिश करेगा तो उसके कम्युनिकेशन ड्रॉप कर देगा।
और उनके बीच में फायरवॉल लगी थी। एप्लीकेशन सर्वर को आप वेब सर्वर से कर सकते थे, वेब सर्वर को प्रॉक्सी सर्वर से कर सकते थे। बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर पर आप सिक्योरिटी लगाते थे, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाते थे, और सारे जितने भी कम्युनिकेशन होगा वो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन जो होगा आपका लोगों का, वो प्रॉक्सी सर्वर से रूट होगा। तो ये था 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। लेकिन 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नहीं था, क्योंकि बड़े पावरफुल सिस्टम्स के लिए यूज़ होता था। और जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, आपका बैंक्स हो गए, आपके इंश्योरेंस कंपनी हो गए, या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, इनमें ये 3 टायर ज़्यादा यूज़ होता था। इवन आजकल टेली में ये 3 टायर यूज़ होने लग गया है। पहले क्या होता था कि टेली 2 टायर था, फाइल सर्वर आर्किटेक्चर था। उसमें क्या होता था कि अगर जैसे ही आप मल्टीपल लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे, और जैसे ही आप टेली का सर्वर, टेली का एप्लीकेशन बंद करेंगे तो टेली बंद हो जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, वो 3 टायर हो गया है। जो लेटेस्ट वर्जन है टेली ERP वगैरह जो है वो 3 टायर हो गए। तो काफ़ी लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसको ऑनलाइन वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है टेली को। तो फिर आया एन टायर। एन टायर में 3 टायर हो सकता है, 2 टायर हो सकता है, 1 टायर हो सकता है, सबका मिक्स हो सकता है। यानी जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो एन टायर आर्किटेक्चर है। एंटायर को थिन ऑल ओवर भी कहते हैं, क्योंकि सर्वर भी थिन हो सकता है, आपका क्लाइंट भी थिन हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट बेस्ड है। एंटायर ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल बिटटोरेंट है। बिटटोरेंट में क्या होता है कि वो एक प्रोटोकॉल है। अगर मान लीजिए सपोज़ आप के पास आजकल मूवी पायरेसी में बिटटोरेंट बहुत यूज़ किया जा रहा है। इवन 50% इंटरनेट का ट्रैफिक कई जगह पर बिटटोरेंट का है। मान लीजिए सपोज़ आपकी मूवी रिलीज़ हुई, सपोज़ धूम 3 रिलीज़ हुई, और धूम 3 रिलीज़ होते ही आपके पास कहीं से वो मूवी आ गई। अब आपको वो मूवी शेयर करनी है, और पायरेटेड मूवी है या कोई म्यूज़िक है वो शेयर करना है। तो सबसे पहले एक सीड कंप्यूटर होगा जो उसे शेयर करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या है कि उसको सपोज़ मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास उसका कंप्यूटर सीड कंप्यूटर बन गया। मैंने उसको एक्सेस किया और उससे वो मूवी डाउनलोड करने लगा। अब किसी और मेरे फ्रेंड को इस पता चला और वो भी उस मूवी को डाउनलोड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि मेरे से कनेक्ट करेगा, और मैं उसका सीडर बन जाऊंगा, वो मेरा लीचर बन जाएगा, LEECHER लीचर बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो मुझसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से हर जो कंप्यूटर होगा वो अपलोडर भी होगा, डाउनलोडर भी होगा, क्लाइंट भी होगा, सर्वर भी होगा। और वहाँ पर जो एप्लीकेशन यूज़ होगी बहुत थिन एप्लीकेशन यूज़ होगी, क्योंकि बहुत मल्टीपल लोगों को उसको सर्व नहीं करना है, उसको सिंगल करना है। तो एक डेमोक्रेटिक वे जो है ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए एन टायर आर्किटेक्चर है। तो एन टायर आर्किटेक्चर में क्या है कि फॉर एग्जांपल बिटटोरेंट में क्या है कि अगर 5 फ्रेंड हैं तो हो सकता है वो 5 मूवी अगर बड़ी है तो उसको 5 उसके अगर अल्ट्रा हाई डेफिनेशन मूवी है और गीगाबाइट्स ज़्यादा हैं तो एक आदमी कुछ अपने सिस्टम में मूवी का पार्ट रख सकता है, दूसरा आदमी दूसरा, तीसरा चौथा। इस तरीके से वो हमेशा लाइव रह सकते हैं। और कोई भी किसी को भी मूवी चाहिए वो कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद उन 5 मूवी को डाउनलोड कर लेगा, और वो 5 मूवी 5 जगह से डाउनलोड होंगी और वो उसके सिस्टम में आके वर्केबल होने लगेंगी। और इस तरह से एक ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की शुरुआत एंटायर आर्किटेक्चर से हुई। तो एंटायर आर्किटेक्चर में क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें क्लाइंट और सर्वर का डिफरेंस ब्लर हो गया है, यानी कि मल्टी टायर सॉल्यूशन इमर्ज हुआ। इसमें क्या है कि क्लाइंट साइड कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट की भी तरह काम करता था, सर्वर की भी तरह काम करता था। ये रिकॉग्नाइज होने लगा कि स्मॉलर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस क्लाइंट्स के लिए डेवलप की जाने लगी और इसी तरह से सर्वर के लिए डेवलप की जाने लगी। ये देखा जाता था कि अगर स्मॉलर स्पेशलाइज्ड पर्पज़ है तो उन्हें डिज़ाइन करना ईजियर है, फास्टर है इम्प्लीमेंट करना, और उनको मेंटेन भी आराम से किया जा सकता है। अपग्रेडेशन वगैरह करना है तो वो भी इजीली किया जा सकता है। इसी तरह से सर्वर के लिए भी किया गया। उसके लिए भी
स्मॉलर स्पेशलाइज सर्वर प्रोसेसेस स्टार्ट की। तो क्लाइंट और सर्वर जो है, एक तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में ब्लरिंग हो गई, और दूसरा ये है कि क्लाइंट के लिए स्मॉल प्रोसेसेस वो स्टार्ट हो गई, एप्लीकेशंस प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, और सर्वर के लिए भी स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या है कि इसके बाद इसको हमने कनेक्ट कर दिया 2 टायर 3 टायर से, या 1 टायर, सॉरी 2 टायर और 3 टायर से बेसिकली। तो 2 टायर और 3 टायर से कनेक्ट करके मीन्स ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ कंप्यूटिंग होगी, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है। अगर 2 टायर की रिक्वायरमेंट है तो 2 टायर, 3 टायर की रिक्वायरमेंट है तो 3 टायर। अगर कोई कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरीके से काम कर सकता है तो वो उसी तरीके से काम करने लगा। बेसिकली रिक्वायरमेंट बेस्ड हो गया। तो कई जगह पर क्या होता था कि जैसे कोई डेटा हमारा डाउनलोड करना होता था तो वहाँ पर ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी की ज़रूरत नहीं होती थी। मान लीजिए सपोज अगर कोई एडहॉक रिपोर्ट हमें निकालनी है तो वहाँ पर उतनी इंटीग्रिटी की ज़रूरत नहीं होती थी, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते थे, तो करने लगे। तो वो रिक्वायरमेंट बेस्ड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। मीन्स ये मॉडल ने बहुत ही हाई फ्लेक्सिबिलिटी दी, तो इसी रीज़न से ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहा गया। तो इसमें क्या है कि आप लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, किसी भी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं, और सारी फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल होती है। इसमें कोई बेसिकली इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल, जहाँ पर जिसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इसी वजह से हाईली स्केलेबल हो गया और रिलायबल हो गया। और क्योंकि ऐसा है कि जहाँ पर कम प्रोसेसिंग की ज़रूरत है वहाँ पर कम एप्लीकेशन, छोटी एप्लीकेशन, स्मॉल स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस प्रोवाइड की गई। जहाँ पर हायर एप्लीकेशन की ज़रूरत है वहाँ पर 3 टायर या 2 टायर प्रोवाइड किया गया। और ये इस तरह से बनाया गया कि इस तरह से इसके सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे कि ये बैकएंड लीगेसी सिस्टम्स के साथ भी अटैच हो सके। बैकएंड लीगेसी सिस्टम क्या है? बैकएंड लीगेसी सिस्टम का मतलब ये है पहले क्या होता था कि स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं होते थे। कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, दूसरा सॉफ्टवेयर की डिमांड दे दी गई, दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। तो ये स्पेसिफिक सिस्टम्स थे, कंपनी बेस्ड सॉफ्टवेयर्स थे, ये लीगेसी सिस्टम बोला जाता था इन्हें। तो ये जो है एंटायर जो है लीगेसी सिस्टम से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो अब आज की डेट में जो एंटायर है वो ट्रू सिस्टम है जिसमें कनेक्शन पूलिंग, कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके इसे हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। और जहाँ पर जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए वो जो सिस्टम होना चाहिए, जितनी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, अगर हाई प्रोसेसिंग की ज़रूरत है तो हाई प्रोसेसिंग, लोअर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है तो लोअर प्रोसेसिंग सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट की ही तरह की वजह से, क्योंकि इंटरनेट ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें भी एक कंप्यूटिंग चाहिए थी जो ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इंटरनेट आया तो ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट हुई, ट्रूली डेमोक्रेटिक कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट हुई और एंटायर आ गया। तो इसमें क्या होता था कि पार्टीशनड एंटायर सिस्टम जो होते क्रिएट किए गए, और वो पार्टीशनड एंटायर सिस्टम में एप्लीकेशन रैपिडली हम डेवलप कर सकते थे। इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल ये है कि आपका अगर कोई सेलफ़ोन है, नया सेलफ़ोन आता है या एंड्रॉयड आता है या कोई नया सेलफ़ोन या नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो आप कम्युनिकेट करेंगे किसी 3 टायर या बैंक से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए इंटरफेस जो आपके उसमें मोबाइल में यूज़ होगा वो बहुत ही थिन क्लाइंट होगा। मींस प्रोसेसिंग उसमें ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि मोबाइल में मेमोरी में स्पेस ही कम हो गई। तो आप और दूसरी बात ये मोबाइल्स चेंज होते रहते हैं, तो पर्टिकुलर मोबाइल आया उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है, एप्लीकेशन डेवलप हो सकती है जिसके थ्रू हम बैंक्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो है आज की डेट में एंटायर का चल रहा है एंड दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल। सो दिस इज़ एंटायर architecture and we have completed this entire architecture.
तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला सिंगल टायर था या मोनोलिथ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था, जिसमें बेसिकली आपका मेन फ्रेम्स थे। मेन फ्रेम्स के साथ डम टर्मिनल था। मेन फ्रेम में ही सारी प्रोसेसिंग होती थी। मेन फ्रेम बाद में कॉस्टली होता चला गया और हमें छोटे एप्लीकेशन, छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए कंप्यूटिंग यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, पर्सनल कंप्यूटर से लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। हर लोगों के पास कंप्यूटर्स आ गया, लेकिन उनके पास, इसलिए उन्हें कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, इसलिए वो मेन फ्रेम्स का वो यूज़ नहीं कर सकते थे। उन कंप्यूटर्स में लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे पहले फैट क्लाइंट्स यूज़ होने लगे। फैट क्लाइंट्स में आपके फाइल सर्वर सिस्टम्स यूज़ होने लगे। फाइल सर्वर में फैट क्लाइंट था। फैट क्लाइंट जो था प्रोसेसिंग क्लाइंट एंड में ही होती थी, और सर्वर में जो है बेसिकली फाइल्स रखी जाती थी। उसके बाद हम DBMS की तरफ बढ़े, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से। डेटा बेस इंपॉर्टेंट होता चला गया, तो क्लाइंट थिन हो गया और सर्वर फैट हो गया। लेकिन अभी भी ये 2 टायर आर्किटेक्चर था। फिर इसके बाद 3 टायर आर्किटेक्चर आ गया और उसमें हमने मिडिलवेयर डाल दिया। सारी प्रोसेसिंग मिडिलवेयर में होने लगी और जो है डेटाबेस में डेटाबेस प्रोसेसिंग होने लगी और एक इंटरफेस हुआ। ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, सिक्योरिटी स्पेशलाइज थे, और इससे हमें जो बैंक्स में आज सिनर्जी देखने को मिलती है वो मिलती चलेगी, लेकिन फिर भी इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग स्टार्ट की, जिसे कहते हैं एंटायर आर्किटेक्चर। एंटायर आर्किटेक्चर में कोई रूल्स, बेसिक रूल्स नहीं थे। उसका सिंपल रूल्स था कि जहाँ 2 टायर यूज़ करना है 2 टायर यूज़ करो, जहाँ 3 टायर यूज़ करना है 3 टायर यूज़ करो, और जहाँ मिनिमम छोटे क्लाइंट्स यूज़ करना है, थिन क्लाइंट यूज़ करना है थिन क्लाइंट यूज़ करो, या थिन सर्वर्स यूज़ करते हैं थिन सर्वर यूज़ करो। और कई बार क्लाइंट्स को, एक कंप्यूटर को क्लाइंट की और सर्वर दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों तरह से यूज़ करो। मतलब इनके बीच में डिफरेंस ब्लर हो गया। So this was truly distributed computing, democratic computing, adaptable computing, और जो सिचुएशन के अनुसार अडेप्ट करती थी, और कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटिंग कह सकते हैं। और आज की डेट में एंटायर कंप्यूटिंग ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली जो हमने आज पढ़ा वो एक लॉजिकल मॉडल था समझने के लिए। जो एक्चुअल रियलिटी है वो या तो एंटायर है या 2 टायर 3 टायर के बीच में है। कई जगह क्या होता है कि 3 टायर होता है, लेकिन कई जगह उसमें भी एंटायर यूज्ड हो जाता है। तो ये मिक्स ऑफ ऑल चीज़ है। बेसिकली जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन होता है, यानी कि आइडिया होता है, और उस आइडिया को समझने के लिए हम उस कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ड में जाकर वो कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, तो ब्लरिंग हो जाती है। लेकिन एंटायर जो है वो काफ़ी करीब है रियलिटी के, ट्रूली डेमोक्रेटिक कंप्यूटिंग। Thanks. In case of any feedback, you can contact me 9899 123 008. Thanks.